योर फ्यूचर। आज के हमारे बातचीत का जो विषय होगा वो होगा प्लान योर फ्यूचर। आज कुछ नए साथी भी हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। बेसिकली मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूं। अब हम रायपुर शिफ्ट हो चुके हैं। आज से 19 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस को पहली बार देखा था, और जिस दिन आरसीएम समझ में आया उस दिन मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, मगर एक बात जरूर समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस के जरिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने काम करना शुरू किया। बचपन हमारा बहुत गरीबी और संघर्ष में गुजरा था। एक ऐसा समय था कि हमारे पास एक कमरे की झोपड़ी थी, एक कमरे का मकान था। बारिश के समय छत टपकती थी, और बड़ा बड़ा तकलीफ का वो दिन था, बड़ा तकलीफ का वो वक्त था। 10वीं की क्लास तक मुझे याद है कि हमारे पास फुल पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। हाफ पैंट में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि भाई हाफ पैंट में, अब बाकियों की बाकी सब फुल पैंट पहनते थे। साइकिल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। कई बार हमारे पास बचपन में पर्याप्त भोजन नहीं होता था, जिसकी वजह से मम्मी हमें खाने को देती थी, और जब हम उनसे पूछते थे आप क्यों नहीं खा रहे, तो वो बोलती थी कि बेटा आज मेरा उपवास है। तो वो दिन हमने देखा है, वो बचपन हमने देखा है। और आज आरसीएम बिजनेस की बदौलत ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम खरीदना चाहें और जो बिकने के लिए तैयार है और हम खरीद ना सके। हर सपने लगातार पूरे होते चले जा रहे हैं। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जिनकी नजरों में कल तक हमारी कोई इज्जत नहीं थी, आज वो हमसे पूछे बिना कोई घर का काम ही नहीं करते। तो ये बदलाव आता है, लोगों की सोच में आता है, लोगों की विचार में आता है। आपके प्रति लोगों का रवैया, आपके प्रति लोगों का नजरिया, आपके प्रति लोगों का व्यवहार बदल जाता है जब आपके पास कामयाबी आती है। अगर अभी आप में से किसी की वर्तमान स्थिति वही है जो बचपन हमने गुजारा है, तो आप ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए। उसने मौका दिया है आपको कि आप आने वाले कल में एक नेशनल लेवल के लीडर बन सकें। और जिन लोगों की सोच, जिन लोगों की विचार, जिन लोगों का व्यवहार आपके प्रति सही नहीं है, उन लोगों से दुश्मनी करके या उनको कुछ बातें सुनाकर कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं है। मजा इसमें है कि उनको इतनी बड़ी कामयाबी लाकर आप दिखा दें कि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए और उनका रवैया बदल जाए। यही आपकी असली जीत है। जो प्लान योर फ्यूचर, अपने भविष्य का निर्माण अपने हाथों से आपको स्वयं करना है। आज हम उसी बारे में बातचीत करेंगे। आरसीएम की एनिवर्सरी का आगाज हो चुका है। 21वीं सालगिरह 14 नवंबर को हम लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और हम अपनी शादी की सालगिरह से भी ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं आरसीएम की सालगिरह को, क्योंकि आरसीएम ने ही हमें एक सुखद जीवन जीने का मौका दिया है। हमारे सपने अगर आज पूरे हो रहे हैं और आगे और भी होंगे, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है आरसीएम बिजनेस। हर व्यक्ति को जगाना है, नई पिनों पर लाना है। जैसे हम किसी त्योहार में, शादी में, प्रोग्राम में पुराने कपड़े पहन के नहीं जाते या पुराने कपड़े पहन के त्योहार नहीं मनाते, नए कपड़े सिलवाते हैं, वैसे हमारे लिए एक त्योहार है। हमारी 21वीं सालगिरह 14 नवंबर को होगा। वो त्योहार हम सेलिब्रेट करेंगे, और उसके सेलिब्रेशन में हम पुरानी पिनों पर नहीं जाएंगे। ये कसम खाइए, ये संकल्प लीजिए, हम पुरानी पिनों पर नहीं जाएंगे। कोई भी हो, बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, बिगनर ही क्यों ना हो, स्टार्टर ही क्यों ना हो, हम कोई ना कोई लेवल इस महीने बचे हुए 7 दिनों में अचीव करके नई पिन लेकर के हम 14 नवंबर को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। ये संकल्प आपको लेना है आज, तभी आज की इस मीटिंग का कोई फायदा होगा। कुछ लाइनें लिखी है मैंने आपके लिए। सितंबर का महीना खास है, कामयाबी हमारे पास है, मन में कुछ करने की आस है, रचना एक इतिहास है, नई पिन का वादा, पक्का है इरादा। तो जिनका भी इरादा पक्का है तो वो कमेंट में मुझे जरूर से लिख करके बताएं पक्का। जरूर से कमेंट में लिख करके बताएं पक्का कि पक्का इरादा है नई पीने की। फटाफट फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, सर भी देखेंगे। मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि कितने लोगों का इरादा पक्का है। चलिए, जो मंत्र है आगे बढ़ने से पहले कामयाबी का, वो है फोकस, प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन। विच यू फोकस दैट विल इनलार्ज, विच यू प्रमोट दैट विल इनलार्ज, एंड विच यू सेलिब्रेट दैट विल इनलार्ज। अभी पंकज जी बोल रहे थे कि चैंपियन स्टार्स का हम सेलिब्रेशन करेंगे 25 तारीख के बाद, और पूरे भारत में कई जगह पे फिजिकल सेलिब्रेशन की भी उनकी तैयारी है। चैंपियन स्टार मतलब क्या, कि उन्होंने कुछ लेवल डिसाइड किए हैं वाइटल के, ओपनर या ईगल, आई थिंक इस तरीके का कुछ है। वो पंकज जी शायद आपको जानकारी लगातार दे ही रहे हैं।
तो उन्होंने कुछ लेवल डिसाइड किए जो कि बहुत एसेंशियल लेवल हैं, जो सीढ़ियां हैं छत पर जाने के लिए, जो कामयाबी के बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं, और उन लेवल का अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं, उन पर अगर फोकस करते हैं और उनको अगर आप प्रमोट करते हैं, तो निश्चित रूप से उस लेवल पर आने वाले लोग आपकी टीम में उनकी संख्या बढ़ेगी। और उनकी संख्या अगर बढ़ेगी, नीचे नींव मजबूत होगी, वो नींव है, वो सारे लेवल नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर मजबूत से मजबूत इमारत तो बननी ही है। अभी इमारत हमने बनाना शुरू थोड़ी किया, अभी तो नींव बनाने का काम चल रहा है, अभी तो असली खेल बाकी है। नेटवर्क मार्केटिंग का असली दौर अभी बाकी है। आरसीएम बिजनेस का गोल्डन एज, सुनहरा दौर, स्वर्णिम युग अभी आना बाकी है। आप तो तैयारी कर लीजिए, बस अभी आप तैयारी कर लीजिए, नींव बना लीजिए। जितनी मजबूत नींव बनाएंगे ना, आने वाले कल में उतनी खूबसूरत इमारत बनाने का आपको मौका मिलेगा। सो फोकस कीजिए, प्रमोशन कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। किन चीजों पर? जिन चीजों पर आपके अपलाइन के द्वारा आपको गाइडलाइन मिलती है, प्लानिंग मिलती है। क्योंकि सारे टीम की दिशा जब एक होती है तो कामयाबी बहुत बड़ी होती है। मैं रिपीट करता हूं, सारे टीम की दिशा जब एक होती है तो कामयाबी बहुत बड़ी होती है। और पंकज जी आपके लिए बहुत शानदार तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टीसी छाबड़ा जी से भी सारी चर्चाएं कर ली है, उनसे भी अनुमति ले ली है, उनके साथ भी उन्होंने प्लानिंग कर ली है, उनका भी वक्त ले लिया है। तो फिर आपको किस बात का सोच विचार करना है? आप बिल्कुल प्लानिंग करके, फोकस करके अपलाइन के साथ आगे बढ़िए। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सचिन अग्रवाल के नाम से, जिस पर मैं लगातार अपने 19 साल का एक्सपीरियंस वीडियोस के माध्यम से शेयर करता हूं, जिसकी चर्चा भी पंकज जी भी कर रहे थे। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया स्लाइड, क्योंकि अगली स्लाइड इससे रिलेटेड है। मेरी आज की पूरी मीटिंग इससे रिलेटेड है। मेरे वीडियोस पर लगातार लोगों के कमेंट आते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं, सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं पढ़ता हूं। तो अभी एक ऐसा ही कमेंट आया सूबेदार सिंह जी का, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको पढ़ें। नीचे आप देख रहे हैं सूबेदार सिंह जी ने लिखा है, सर मुझको ये डर लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तो मैं जिन लोगों को बिजनेस में लाऊंगा और वो सफल नहीं हो पाए तो। जब ये कमेंट मैंने पढ़ा, ये मुश्किल से 15 दिन पहले का कमेंट है, तो जब मैंने इस कमेंट को पढ़ा तो मेरे दिमाग के तार झंझना गए। मैंने कहा ये सवाल अगर सूबेदार सिंह जी के मन में है तो हो सकता है और भी लोगों के मन में होगा। तो मैंने इस पर रिसर्च किया और जो परिणाम आया वो मैं आपके बीच में यहाँ पर लेकर आया हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो कम है, तो चलिए आइए करियर के दूसरे ऑप्शंस को भी टटोलते हैं कि वहां पर सक्सेस का रेशियो क्या है। तो AIPMT यानी प्री मेडिकल एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है, डॉक्टर बनने के लिए जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का टेस्ट होता है, तो उसमें एक आंकड़ा है कि 99.4% बच्चे फेल हो जाते हैं जो AIPMT में हर साल भाग लेते हैं। 99.4 यानी 0.06% ही सक्सेसफुल होते हैं। ये कैसे, इसका पूरा डिटेल में रेशियो दिया हुआ है, नीचे आप देखिए कि किसी पार्टिकुलर साल में 6.3 लाख बच्चों ने भाग लिया। भारत में MBBS की सीट से 52,300। तो पहली बात तो यह है कि सबके लिए सीट ही नहीं है। उसके बाद 25,000 सीट्स जो है वो केवल 25,000 सीट ही गवर्नमेंट के पास है, बाकी सब तो पेमेंट वाली सीट्स हैं। 25,000 सीट में से केवल 15% सीट जो है वो कोटा की है। कोटा की है मतलब 3,700 सीट्स ही केवल कोटा की सीट्स है, यानी ये होता है 0.6%। यानी ये सारी कोटा की सीट फुल हो जाए तो भी 0.6% बच्चों का ही सिलेक्शन इस लेवल पे हो पाएगा। बाकी सभी को या तो वो फेल हो जाएंगे और या फिर उनको पेमेंट सीट पर जाना पड़ेगा, यानी बहुत बड़ा पैसा दे करके वो कोर्स करना पड़ेगा, डॉक्टरी करनी पड़ेगी। और पैसा दे करके भी केवल 52,000 ही सीट्स है, यानी 8% बच्चे ही, पैसा देने के बाद भी 8% बच्चे ही डॉक्टर बन पाएंगे या बनने के लिए एडमिशन ले पाएंगे, जो कि 6,30,000 बच्चों ने भाग लिया और 52,000 सीट्स हमारे पास टोटल है। और इसमें भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 30% सीट तो मैनेजमेंट कोटा की होती है। यानी मैनेजमेंट कोटा मतलब जहां पर 55 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की फीस होती है, और बाकी की जो सीट्स है उसमें 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए की फीस होती है। और वो करने के बाद यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इतनी फीस लेने के बाद भी कई सारे मेडिकल कॉलेजेस अच्छी एजुकेशन नहीं देते। तो आप जो सुनते हैं कि डॉक्टर्स ऑपरेशन में पेट में कैंची छोड़ देते हैं, वो यही वाले डॉक्टर होते हैं जो इस प्रकार के कॉलेजेस से पढ़कर बाहर निकलते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी सारे लोग ढंग के डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये है MBBS का सक्सेस रेट। अब हम देखते हैं IIT जी का।
इसमें इनकम वाइज सक्सेस रेट भी दिया हुआ है, यानी पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से बच्चों का सक्सेस रेट। तो जिन माता पिता की आमदनी सालाना 4.5 लाख से ज्यादा है, उनके लगभग 14% सॉरी 10.3% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। जिन माता पिता की आमदनी 1 लाख से 4.5 लाख रुपए सालाना के बीच में है, वो 4.8% बच्चे उनके सेलेक्ट होते हैं। और जिन माता पिता की आमदनी 1 लाख से भी कम है सालाना, उनके 2.6% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। यानी आप देखिए कि जिन माता पिता के पास थोड़े बहुत पैसे हैं कोचिंग में भेजने के, उनके तो फिर भी 10% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जिनके माता पिता के पास पैसे नहीं है कोचिंग की फीस भरने के लिए, उनके बच्चे तो 2.6% ही सिलेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स, अच्छा, ये जो सारे आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नौकरी के लिए नहीं है, ये आंकड़े हैं कि यहां से पास होने के बाद बच्चे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, 2 साल 5 साल 10 साल पढ़ेंगे, लाखों रुपया खर्चा करेंगे, समय लगाएंगे, तब जाकर के कोई 1-2 लाख रुपए की नौकरी वो ले पाएंगे। सर ये एनोट, मैं चाहूंगा कि एनोटेशन का टूल्स थोड़ा बंद कर दें। पंकज जी आप ये बंद आप ही को करना होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, कोस्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ही को करना होगा। मैं इधर से बंद करता हूँ। यहां से ऑप्शन, सर आपको मैं होस्ट बनाता हूँ, को होस्ट नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप मेरे को जो है ना को होस्ट बना दीजिएगा, नंदन मिश्रा का नाम से आएगा। अच्छा एक मिनट। अब करिए सर, अब करिए, अब जो है ना, अब हो जाएगा। अब हो गया। 1 मिनट। कुछ शरारती बच्चे जुड़ जाते हैं। चलिए अब हो गया। नहीं कोई बात नहीं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, उस वजह से भी होता है, कोई बात नहीं। तो मेरी स्क्रीन आ गई सर आपके बीच वापस? जी जी जी, यस सर, आ रही है। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो आंकड़ा दिखा रहा हूँ ना, ये आंकड़ा नौकरी के लिए नहीं है। इसको करने के बाद लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी 5-10 साल, फिर क्या करियर बनेगा उसकी अभी से कोई गारंटी नहीं है। तब उसमें सक्सेस का रेशियो आप देखिए क्या है। सीए की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, तो 2021 में 8,686 बच्चों ने ग्रुप 1 में भाग लिया, एग्जाम दिया, 416 बच्चे पास हुए, यानी 4.79% बच्चे पास हुए, बाकी फेल हो गए। ग्रुप 2 में 13,215 बच्चों ने भाग लिया, 1,614 बच्चे पास हुए, बाकी के 12.21% बच्चे ही पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। दोनों ग्रुप में 3,116 बच्चों ने भाग लिया, 44 बच्चे मात्र पास हुए, यानी 1.41% बच्चे फेल हो गए, जो अगले साल फिर एग्जाम देंगे और पता नहीं कितने सालों तक एग्जाम देंगे, फिर भी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे अभी कोई इसकी गारंटी नहीं है। तो आप देखिए यहां पर सक्सेस का रेशियो क्या है। यूपीएससी की अगर हम बात करें, जिसके जरिए प्रशासनिक सेवा में अवसर मिलता है, तो आप देखिए 2009 में एक आंकड़ा है, 2009 में 4 लाख बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 899 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया। और अगर 2018 की बात करें तो रिकॉर्ड टूट गए सारे, 17.5 लाख बच्चों ने भाग लिया, 1,056 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यानी 17,54,000 बच्चे फेल हुए। और इतने सारे फेलियर होने के बावजूद भी कोई इन पर सवाल नहीं उठाता। समाज में कोई, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई रिश्तेदार आकर के मजाक नहीं उड़ाता, कोई हंसी नहीं उड़ाता, कोई समझाने नहीं बैठता है कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते, कोई ढंग की नौकरी की तलाश क्यों नहीं करते, कोई समझाने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन सारे प्रोफेशन को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। ये माना जाता है कि ठीक है 17,55,000 बच्चों में 17,54,000 फेल हो गए, कोई बात नहीं, जो 1,000 पास हुए उनका करियर बन गया, उनकी लाइफ सेट हो गई, ये माना जाता है। इसलिए उन 17,54,000 बच्चों को भी कोई डिस्करेज करने के लिए नहीं आता, उनको भी इंकरेज किया जाता है कि आप एक बार और ट्राई करो, सिलेक्शन आपका आज नहीं तो कल होगा ही होगा। आरसीएम बिजनेस में सक्सेस रेशियो इससे कई गुना ज्यादा है। देखिए 100% लोग तो कहीं सफल नहीं होंगे, सफल वही होंगे जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो सीखेंगे, जो सिस्टम फॉलो करेंगे। तो आरसीएम में भी जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो सफल होते हैं, जो नहीं करते वो सफल नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सक्सेस रेशियो की बात करें तो इन सभी चीजों से ज्यादा सक्सेस का रेशियो आरसीएम बिजनेस में है। बट
ये तो सब लोग 2-2, 5-5, 10-10 साल से लगे हुए होते हैं, फिर भी कोई मना करने के लिए नहीं आता। आरसीएम बिजनेस में किसी ने आज ज्वाइन किया, 2 लोगों का प्लान शो किया और 2 लोगों ने मना किया, तो अपने ही घर वाले, अपने ही खुद के घर वाले मना करते हैं, अपने खुद के ही घर वाले बोलते हैं कि देखो पहले हमने बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये फालतू काम है। एक दिन हुआ है अभी एक दिन हुआ है, लेकिन अपने ही घर से विरोध आना शुरू हो जाता है, पहले ही दिन विरोध आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी इसको सामाजिक मान्यता पूरी तरह से मिली नहीं है। बट मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि तैयार रहिए, बहुत जल्द ये इस बिजनेस को सामाजिक मान्यता मिलने वाली है। उसके बाद इस बिजनेस को भी बचपन से ही एक स्टूडेंट, बचपन से ही छात्र एक अच्छे करियर ऑप्शन के रूप में चुनेंगे, और उस वक्त आपको ये बिजनेस करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी तो नींव बनाने का समय है, जल्दी जल्दी नींव बना लीजिए। मैं अगर आपको बिजनेस के रेशियो की बात करूं, बिजनेस में मैंने एक रेशियो निकाला कि जितने स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स यानी कि जहां पर कर्मचारी 500 या 500 से कम होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए यहां भी लगा होता है, बैंकों का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, तो यहां पर भी 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और जब स्टार्टअप फेल होते हैं तो कितने लोग दिवालिया हो जाते हैं, कितने लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, कितने लोगों को जेल जाना पड़ता है, कितने लोगों का पैसा डूब जाता है, कितने लोगों की जीवन भर के जमा पूंजी डूब जाती है, इतने लोगों का नुकसान होता है। मगर फिर भी आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो कोई आपका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसको सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस में आपने क्या लगाया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लगाया आपने आरसीएम बिजनेस में? ज्यादा से ज्यादा आपने एक डिस्प्ले वॉल खोला होगा, 10-20 हजार का सामान घर पे रखा होगा, वो सामान नहीं बिका तो आपके घर पे यूज हो जाएगा, यानी नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। और उस बिजनेस में अगर अभी कई लोग आपको विरोध करते हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अज्ञानता अभी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपको हर तरफ से समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। तैयार रहिए, बहुत स्वर्णिम युग आने वाला है। 15 लाख नौकरियां अगस्त की तुलना में जुलाई में जा चुकी है। एक पिछला पेपर दिखा रहा हूं पिछले महीने का, कि अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.32% हो चुकी है। और अभी ये लेटेस्ट पेपर है सितंबर का, अभी तो सितंबर को दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन ये पेपर में आप देखिए 10.3% हो गई बेरोजगारी की दर, पिछले महीने 8.32 और अब हो गए 10.32। तो एक तरफ तो नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ आप देखिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गैस का दाम बढ़ रहा है, मिट्टी तेल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या चीज है जिसका दाम घट रहा है? बाजार में हर चीज का दाम बढ़ रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, दाम बढ़ता जा रहा है। और जिनको नौकरी मिल गई है वो भी बहुत खुश नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे बड़े पोस्ट पे, बड़े अधिकारी के पद पर हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि साहब नौकरी में हम 1 से 10 तक तो बड़े गर्म होते हैं, पैसा होता है पास में, 11 से 20 तक नरम होते हैं क्योंकि पैसा खर्च हो जाता है, और 21 से 30 तक हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि 21 से 30 के बीच में हमको लोगों से मांगना पड़ता है कि भैया उधार दो, अगले महीने वापस करेंगे। तो पहली बात तो नौकरी मिल नहीं रही है, और जिनको मिल रही है उनके भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है नौकरी की, क्योंकि आने वाले समय में ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, जो खाली पद होंगे उसमें इंसान और रोबोट के बीच में जंग होगी कि इंसान वो पद में आएंगे कि रोबोट उस पद में आएंगे, क्योंकि रोबोट को एक बार इन्वेस्टमेंट करके लाना होता है, उसके बाद ना वो धरना देता है, ना वो हड़ताल करता है, ना टीए मांगता है, ना वो कोई आंदोलन करता है। तो रोबोट्स इंसान की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और आने वाले समय में और तेजी से आएगा। फिर नौकरियों का क्या होगा? इंसान को नौकरियां तो मिलेगी नहीं। और आप ये बोलते हैं कि नहीं नहीं सब ये नहीं होगा, ये तो हमारे आसपास में भी ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्ली को कभी आपने दूध पीते हुए देखा है? देखा है बिल्ली को दूध पीते हुए? देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा, कहीं दूध रख दीजिएगा जहां बिल्ली है, छुप जाइएगा पीछे, अब देखिएगा बिल्ली जो दूध पीते समय आंखें बंद कर लेती है, देखिए फोटो में भी आंखें बंद है। तो उसको क्या लगता है क्यों बंद करती है वो आंखें? उसको लगता है कि मेरी आंखें बंद है तो किसी को दिखाई नहीं देगा। जबकि क्या बिल्ली की आंखें बंद होने से लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है? नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इससे परिवर्तन रुकने वाला नहीं है, परिवर्तन तो होगा और बहुत तेजी से होगा। अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे तो शायद आप तैयारी कर पाएंगे उस परिवर्तन से निपटने के लिए। सबसे ज्यादा टैक्स भी उन्हीं लोगों को देना पड़ता है जो जॉब करते हैं। बिजनेस वालों के पास तो टैक्स बचाने का कुछ तरीका होता है, लेकिन नौकरी वालों के पास कोई तरीका नहीं होता। और नौकरी में हमेशा एक बॉस होता है जिसकी 4 बातें सुननी पड़ती है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, पॉलिटिक्स होती है जिसको हम ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और होती है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में हमेशा टेंशन होता है, नींद में भी व्यक्ति जो है ना बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, बिजनेस की परेशानियों के बारे में सोचता रहता है।
और बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला भी नहीं सकते आप, क्योंकि लिमिटेशन होता है, वहां पर पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है और मैन पावर लिमिटेड है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड बिजनेस ही आप कर पाते हैं। और जो कॉमन नेचुरल डाइजेस्टर्स हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन डिजास्टर्स से भी बिजनेस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अभी कोविड-19 के समय में आप देखिए बिजनेस वालों की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई। तो बिजनेस वालों को नुकसान तेजी मंदी से भी होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों से ही बिजनेस वालों को नुकसान होता है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे जैसे समय के साथ नियम कानून बदलते हैं, वैसे वैसे व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे दौर में जहां नौकरी मिल नहीं रही, जिनको मिल गई वो भी ज्यादा खुश नहीं है, बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे दौर में कोई एक इंडस्ट्री है जो मुस्कुराकर आपका स्वागत करती है, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप दिल लगा के प्यार से काम करते हैं तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। वो इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम को मैं सबसे बढ़िया क्यों बोलता हूं, इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूं, इसलिए कि प्रोफाइल जो आरसीएम का बहुत स्ट्रांग है। किसी भी कंपनी का 5 फैक्टर आपको देखना है कि वो कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, तो 5 चीजें आपको चेक करनी है। पहला है प्रोफाइल। तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही शानदार है। हमारे पास टीसी छाबड़ा जी जैसे शानदार लीडर का नेतृत्व हम लोगों को मिल रहा है, जिनके विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उस क्वालिटी में वो रेट पॉसिबल नहीं है कि बाजार में कोई और दे पाए, मतलब कमाल के प्रोडक्ट हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कोई बोल दे ना कि आरसेल का ये प्रोडक्ट महंगा है, मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ बैठे बाजार के सारे प्रोडक्ट को लेकर के और आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर के, और हम कंपैरिजन करेंगे और मैं प्रूफ कर दूंगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट बाजार में नहीं है। ये कब हो पाएगा, आप भी प्रूफ कर सकते हैं। कब कर पाएंगे, जब आप घोड़े की तुलना घोड़े से करें, गधे की तुलना गधे से करें। आप हमारे घोड़े की तुलना बाजार के गधे से करेंगे और ये बोलेंगे कि साहब आपका घोड़ा तो बहुत महंगा है, हमारा गधा तो सस्ता है, तो ये तो जायज नहीं है। घोड़े की तुलना घोड़े से कीजिए, गधे की तुलना गधे से। समान क्वालिटी के दो प्रोडक्ट्स की तुलना जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पर बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में है। अगर हम बात करें प्लान की, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्लान है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्लान है, लीगल प्लान है, सरल प्लान है, बहुत इजी प्लान है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए शानदार एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर, और प्रोडक्शन यूनिट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारी खुद की फैक्ट्री में होता है। यानी कुल मिलाकर आरसीएम के पास जबरदस्त प्रोफाइल है। आरसीएम के 5 पी के मामले में देखें तो आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले समय में हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 बिजनेस बनने का मादा रखता है। इस बिजनेस में आपको पार्ट टाइम आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी नौकरी व्यापार खेती बाड़ी जो कर रहे हैं करते रहिए, मत छोड़िए। साथ में आप आरसीएम को एज ए पार्ट टाइम कीजिए, बट थोड़ा सीरियसनेस के साथ कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला व्यापार है। रिस्क यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि आपने कोई लाखों रुपए यहाँ पर लगाए नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, पूरा परिवार मिलकर कर सकता है। घर से बैठकर आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। अभी हिंदुस्तान है, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान के बाहर भी बिजनेस जाएगा, और तनाव मुक्त जीवन को हासिल करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। परिवार की सुरक्षा है कि आप कल ना रहें तो भी परिवार को हम एक ऐसी छतरी देकर जाते हैं कि कल हमारा परिवार कभी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए, वो ताकत हम उनको देके जाते हैं। और ये भविष्य का व्यापार है। अगर आज से हमने कदम रख दिया तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दुनिया के सारे काम दुर्भाग्य से बचने के लिए होते हैं। आरसीएम एक इकलौता बिजनेस है जो सौभाग्य जगाने के लिए होता है। देखिए, आप नौकरी पे नहीं जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी तो साहब दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं जाएगी, घर का किराया नहीं पटेगा, बहुत सारे खर्चे नहीं हो पाएंगे। दुकान में अगर आप दुकान में एक दिन भी नहीं जाएंगे, दुकान नहीं खुलेगी, पैसा नहीं आएगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। यानी आपको दुकान क्यों खोलना है कि दुर्भाग्य से बचे, नौकरी पे क्यों जाना है कि दुर्भाग्य से बचे। बट आरसीएम बिजनेस दुर्भाग्य से बचने के लिए हम काम नहीं करते, यहाँ सौभाग्य बनाने के लिए, सौभाग्य जगाने के लिए काम करते हैं। और बहुत फर्क है दोनों प्रकार के काम में, क्योंकि दोनों काम में आपका मोटिवेशन लेवल अलग होगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम बहुत है, आरसीएम बिजनेस में बहुत पैसा आएगा, लेकिन कौन कमाएगा वो पैसा, आइए देखते हैं। और हमेशा याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। यानी जो भी आपको हिस्सा दिखना शुरू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का और आरसीएम का, वो तो बहुत सामान्य है। अभी जो आपको दिखना शुरू नहीं हुआ वो बहुत बड़ा है, आने वाला कल बहुत बड़ा है। देखिए, डोनाल्ड रम्सफेल्ड बोलते हैं कि जो हमको मालूम है वो तो हमको मालूम है, कुछ चीजें हमको नहीं मालूम है वो हमको मालूम है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं मालूम कि हमको नहीं मालूम है, और वो चीजें बहुत बड़ी हैं, वो चीजें बहुत पावरफुल हैं।
देखिए ये ब्लैक में आप देख रहे हैं कि वो चीजें जो आपको मालूम है कि आपको मालूम है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो चीजें जो आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है। लेकिन इतना बड़ा एरिया, वैकेंट एरिया, ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हैं जो आपको नहीं मालूम कि आपको नहीं मालूम। तो आने वाला कल, कभी कभी आप लाइन की नजरों से देखिए, आने वाला कल बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों को खुद को यह नहीं मालूम कि उनको क्या चाहिए, इसलिए कभी भी मार्केट रिसर्च के ऊपर केवल भरोसा नहीं करना है। ये कहना स्टीव जॉब्स का कि मैं हर चीज को खुद अप्लाई करके देखता हूं, हर चीज के लिए खुद रिसर्च करता हूं, क्योंकि हमें वो पन्नों को भी पढ़ना पड़ेगा जिन पन्नों को भी लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया, जिसपे कुछ लिखा ही नहीं गया, जो लोगों को भी दिखना शुरू नहीं हुआ, वो अगर आपने पढ़ लिया, यानी भविष्य को समझ लिया, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कौन कमाएगा ये पैसा? जो पैसा बहुत ज्यादा आने वाला है। पहला वो जो टिक कर काम करेगा, दूसरा वो जो सीख कर काम करेगा, और तीसरा वो जो लक्ष्य बनाकर काम करेगा। एक किताब मैंने पढ़ी अभी जॉन सी मैक्सवेल की, 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ। मैं लगातार किताब पढ़ता हूं और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, किताबें पढ़ते रहिए, कोई ना कोई किताब आप पढ़ते रहिए जो अपलाइन आपको रेकमेंड करते हैं। इस किताब में लिखा हुआ है, इसकी जो सबसे हेडलाइन है वो ये है कि अगर हम अपनी मैक्सिमम क्षमता तक ना पहुंचे तो ये इसी प्रकार से होगा कि संगीत हमारे अंदर है और हम संगीत को लेकर मर जाएं, यानी इस दुनिया से हम वो ना कर पाए जो हम कर सकते थे। इसमें एक बहुत बड़ा नियम है, लॉ ऑफ पेन। हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द है। कभी पैसों के लिए जलील आप हुए होंगे, कभी पैसों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा होगा, कभी किसी के सामने नीचा देखना पड़ा होगा, कभी अपने परिवार के किसी सपने को आप पूरा नहीं कर पाए होंगे। तो कभी ना कभी आपको तकलीफ हुई होगी, कोई दर्द हुआ होगा, कुछ चुभा होगा, कहीं आपको कुर्बानी देनी पड़ी होगी, कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा, कहीं समझौता करना पड़ा होगा, लेकिन हम उन चीजों को भुला देते हैं। लॉ ऑफ पेन ये बोलता है कि अपने उस दर्द को जगाइए, उन दर्द को कुरेदिए, अपने उन जख्मों को कुरेदिए, क्योंकि वो जख्म, वो दर्द अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा क्षमता के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे, रास्ते की मुश्किलों को सहने और झेलने में आपकी मदद करेंगे, और एक दिन आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे उस दर्द की बदौलत। सो गुड मैनेजमेंट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस लीड्स टू ग्रेट ग्रोथ। आपके जीवन में जो भी कड़वे अनुभव होते हैं, मैं आपको अपना एक कड़वा अनुभव सुनाता हूं कि एक बार गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, और वहां पर उसके पहले जितने भी प्रोग्राम होते थे, मेरा लेवल उसमें लीडरशिप का था। और चूंकि हमारे वहां लीडर ज्यादा थे नहीं, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हम लोगों ने की थी, ज्यादा लीडर थे नहीं, तो जो भी कोई प्रोग्राम होता था हमको बहुत कम लेवल से, मतलब मैं शायद ईगल पे रहा हूंगा और पूरी होस्टिंग संभालने का मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मुझे आता कुछ नहीं था, लेकिन कोई और था ही नहीं, तो हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, ईगल के लेवल पे ही हमको सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। तो गुरुदेव बीसी जी का प्रोग्राम था, मैं लीडरशिप पे था, और जब उसका रनडाउन बन रहा था कि कौन कौन स्टेज पर आएगा, कौन इनकम प्रेजेंटेशन करेगा, कौन लोगों को बुलाएगा, अच्छा मुझे शौक भी बड़ा था स्टेज पर आने का, तो मैं वहां बैठा कि चलो मेरा नाम कहां पर है, मैं देखूं मुझे क्या जिम्मेदारी मिली है। तो मैंने देखा कि पूरे लिस्ट में मेरा नाम तो कहीं था ही नहीं। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा साहब इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं, तो मैं तो यहाँ पर सबसे, मतलब हर मीटिंग में मेरा नाम रहता है, हर मीटिंग में मुझे होस्टिंग करनी पड़ती है। तो मुझे बताया गया कि नहीं, गुरुदेव बीसी जी का आदेश है कि इस बार मीटिंग में केवल रॉयल्टी अचीवर ही होस्टिंग करेंगे। अगर एक रॉयल्टी अचीवर तो वही पूरा करेगा, दो है तो वो मिलके करेंगे, तीन है तो वो सब मिलके करेंगे, लेकिन रॉयल्टी से नीचे का व्यक्ति स्टेज पर नहीं चढ़ेगा। तो उस दिन मुझे इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई, पहली बार जिंदगी में ऐसा था कि कोई प्रोग्राम हो रहा था और मैं स्टेज पे नहीं था। मेरी टीम क्या सोचेगी, मेरी टीम क्या बोलेगी, मेरी टीम को क्या लगेगा, क्या मैसेज जाएगा, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। मैं उस प्रोग्राम में भी बड़ा अनमना सा, गुमसुम सा पीछे की सीट पे जाकर बैठ गया। मैंने कहा मुझे सामने भी नहीं बैठना, मैं बड़ा तकलीफ में था उस दिन। और उस दिन के बाद मुझे लगा कि मुझे बिजनेस छोड़ देना, किसी को मेरी कदर ही नहीं है, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन तुरंत तुरंत मेरे मन में एक ख्याल और आया कि अगर मैं छोड़ देता हूं तो इसका मतलब है कि जो जिन लोगों ने मुझे स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया वो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि साहब इस व्यक्ति को इसीलिए स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया क्योंकि ये तो छोड़ने ही वाला था बिजनेस, तो ये तो सही नहीं होगा। तो मुझे लगा कि इस दर्द को मुझे अपनी ताकत बनानी चाहिए, और मैंने कसम खाई कि अब रॉयल्टी नहीं, अब रॉयल्टी नहीं, अब गुरुदेव बीसी जी का जो भी प्रोग्राम अगला होगा उसमें मैं होस्टिंग करूंगा, और एज ए टेक्निकल अचीवर मैं मंच पर खड़ा रहूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की, ये मैंने संकल्प लिया, और ठीक हुआ भी यही कि अगला जो प्रोग्राम गुरुदेव का हुआ, बीसी जी का जो प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में होस्टिंग मुझे मिली, और उस प्रोग्राम में मैं टेक्निकल अचीवर बनकर खड़ा था। सो
आपके दर्द को आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हो। या तो दर्द की वजह से आप काम छोड़ सकते हो कि मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा तो पोस्टर ही नहीं दिखाया गया, मेरी तो फोटो नहीं दिखाई गई, मेरे तो सम्मान ही नहीं किया गया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है। आप उस दर्द की वजह से बिजनेस छोड़ सकते हो, या उस दर्द की वजह से आप अपने काम की रफ्तार को बढ़ा सकते हो। तो ये है लॉ ऑफ पेन। जब भी दर्द होगा तो आपका सामना अपने आप से होगा। आप अगर कहीं गिर जाएं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप उठ करके वापस चले जाएं, गिव अप कर दें, या अपनी रफ्तार बढ़ा दें ताकि जो कमी रह गई उस कमी को जल्दी से पूरा किया जा सके। कोई भी रास्ता, कोई भी जो रोड है ना, मोड़ जो होता है ना, वो मोड़ कभी भी रास्ते का अंत नहीं होता तब तक जब तक आप मुड़ना ना भूल जाए। अगर आप मुड़ गए तो कोई बात नहीं, आगे एक खूबसूरत रास्ता आपका और इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अगर आप नहीं मुड़ते हैं तो सब वो डेड एंड है। अगर आप मोड़ पे नहीं मुड़ेंगे तो कहां जाके गिरेंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मुड़ते रहिए, समय के साथ अपने आप को बदलते रहिए और आगे चलते रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके पास है, फाइट और फ्लाइट। या तो लड़िए या तो साहब हट जाइए। दुनिया उन लोगों को भुला देती है जो संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं। संघर्ष कीजिए, क्योंकि दो में से कोई एक दर्द तो आपको लेना ही पड़ेगा, या तो डिसिप्लिन का या तो रिग्रेट का, पछतावे का। पछतावे का दर्द जिंदगी भर होगा। अगर आज आपने आरसीएम के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, थोड़ी तकलीफ नहीं उठाई, अपने अपलाइन की बात को नहीं माना, नहीं समझा, अगर आज आपने थोड़ी कुर्बानी नहीं दी, तो जिंदगी भर पछतावे का दर्द होगा। लेकिन अगर आज डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, थोड़ा दर्द हो, थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन रोज प्लान दिखा दिया, सितंबर में अपलाइन ने बोला पूरी जान लगाओ तो पूरा जान लगा दिया, अगर अपलाइन ने बोला थोड़ा सीरियसली बिजनेस करो, थोड़ा सीरियसली बिजनेस कर लिया, अगर पंकज जी ने बोला कि साहब हमको चैंपियन स्टार्स बनना है और सेलिब्रेशन अपना करवाना है, और आप बन गए और सेलिब्रेशन करवा लिया, तो याद रखिए ये जो डिसिप्लिन आप लेंगे, इसके लिए जो दर्द लेंगे ना, ये दर्द आपको आने वाले कल में इतनी बड़ी खुशी देगा, इतनी बड़ी कामयाबी देगा जिसकी शायद अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब भी आपको कोई गिराए तो या तो आप गिरे रह जाएं, एक ऑप्शन है, नाकारा निकम्मे बन जाएं, भीड़ में शामिल हो जाएं, या फिर आपको अगर कोई गिराए, आपके रास्ते में कीले बिछाए, तो खुद को उठाएं, बाउंस बैक करें, लक्ष्य बनाएं और कुछ कर दिखाएं, ताकि सामने वाले को जवाब मिल जाए उसकी इस बात का। ये देखिए एक स्टोरी है, मैं छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगा आपके बीच में। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस स्टोरी को शेयर किया है, फिर भी मैं आपके सामने दोबारा शेयर करता हूं। कई लोग काम नहीं कर पाते पंकज जी, कई लोग इसलिए भी काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भैंस बंधी होती है सामने, उनके घर के सामने। मैं इस पर एक स्टोरी सुनाता हूँ जी, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक गुरु चेला कहीं किसी जंगल से जा रहे थे, रात हो गई, तो रात गुजारने के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से, वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, उससे आश्रय लिया, सहारा लिया कि दरवाजा खटखटाया कि हमको रात भर की रात गुजारने की जगह चाहिए। तो मकान मालिक ने अंदर बुलाया, आओ भगत किया, स्वागत सत्कार किया, खाना पीना खिलाया, सब सोने जा रहे थे। गुरुजी ने देखा कि पूरी झोपड़ी में टूटी फूटी चीजें, सारी चीजें बिल्कुल गरीबी हालत। उन्होंने उस मकान मालिक से पूछा कि बाहर जो इतनी बड़ी जमीन है ये किसकी है? तो उसने बड़े गर्व से बोला ये जमीन तो मेरी है। तो गुरुजी ने कहा कि फिर आप खेती वेती क्यों नहीं करते? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप देख रहे होंगे बाहर एक भैंस बंधी हुई है, वो इतना दूध देती है कि हमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम नहीं करते कुछ भी। गुरुजी सोने चले गए, सब सोने चले गए। सुबह होने से पहले गुरुजी ने चेले को उठाया और बोला कि इसकी भैंस को खोल के जंगल में भगा दो। चेले ने कहा कि गुरुजी आप कैसे इंसान है, आपको रात भर इन्होंने सिर छुपाने की जगह दी और आप इन्हीं की भैंस भगा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, मैं अपलाइन हूं, अभी मेरी नजर जहां तक जा रही है तुम वहां तक नहीं देख पाओगे, मुझ पर भरोसा रखो, 2 साल बाद तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। चेले ने वही किया, दुखी मन से, मन में एक पीड़ा तो थी कि गुरुजी ने मुझसे गलत काम करवा दिया। 2 साल के बाद वो वापस जंगल में आए, उसी झोपड़ी के सामने, लेकिन वहां झोपड़ी की जगह एक बड़ी हवेली थी। तो चेले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी यहाँ पर तो झोपड़ी थी। गुरुजी ने कहा चलो पूछते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से मकान मालिक बाहर निकला। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारी झोपड़ी कहाँ गई? तो व्यक्ति ने बोला क्या बताऊं गुरुजी, आप आज से 2 साल पहले जब आए थे तो किसी कमबख्त ने रात को हमारी भैंस भगा दी जंगल में। 2-3 दिन तक हम लोग बहुत रोए गाए चिल्लाए कि क्या करें, लेकिन फिर और करते क्या, मरते क्या नहीं करते, हमने अपनी जमीन पर खेती करना शुरू किया, मजा आने लगा और मेहनत की, और देखिए धीरे धीरे इतना पैसा आने लगा। आप देखिए सारे खेत हमारे लहलहा रहे हैं, और उस पैसों से हमारी हवेली बन गई, ये गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो साहब कई लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भैंस अभी उनके घर के सामने बंधी हुई होती है। उनकी नौकरी भैंस हो सकती है, उनका व्यापार, उनकी दुकानदारी भैंस हो सकती है, और कई लोग तो उनकी रॉयल्टी की इनकम उनके लिए भैंस बन जाती है। यानी रॉयल्टी में 20,000, 30,000, 40,000 आकर के वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो टेक्निकल आने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि वो चाहें
तो मेहनत ज्यादा करके बहुत जल्दी टेक्निकल पर आ सकते हैं। तो भैंस खोलने का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मिलने को बहुत कुछ है, पाने को बहुत कुछ है, मोमेंटम बनाने का ये महीना है सितंबर, आसमान में उड़ान भरने का ये महीना है सितंबर, और कोई भी लक्ष्य इंसान के इरादों के सामने बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। चलिए मैं समय को देखते हुए थोड़ा सा आपके बीच में स्किप करता हूं, कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा था, मैं भी वो नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट किसी मीटिंग में दिखाएंगे। बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मैं ऐसे सर्च करता रहता हूं, तो मैंने देखा कि इंग्लिश चैनल जो 35 किलोमीटर समुद्री रास्ता है उसको पार करना मतलब हम सब एक स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो थक जाते हैं, नदी में तैरते हैं तो नदी को सब लोग पार नहीं कर पाते, 35 किलोमीटर लंबे समुद्र को पार करना, और वो इंसान के द्वारा, ये बड़ा मतलब असंभव सा लगता है, मगर कई इंसानों ने इसको करके दिखाया। सबसे पहले मैथ्यू वेब ने करके दिखाया, और उसके बाद फिर गेर्ट्रूड एडरले पहली महिला ने करके दिखाया, फिर तो सब भारत से मिहिर सेन जी ने किया, आरती साहा जी ने किया, और ये सरा थॉमस, ये एक कैंसर सर्वाइवर है जिसने कि 4 बार पार किया, गई आई गई आई गई आई, यानी इसने 140 किलोमीटर लगातार तैर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 54 घंटे तक लगातार ये समुद्र में तैरती रही, इसमें बीच में आराम करने की इजाजत नहीं होती, तो ये 54 घंटे तक लगातार तैरती रही, गई आई गई आई गई आई, पूरे वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान के इरादों के सामने कोई भी लक्ष्य जो है, कोई भी मंजिल है वो बड़ी नहीं है। ये एक व्यक्ति है जो 105 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, बड़े आराम से, बड़े मजे से। कामयाब अगर आप भी होना चाहते हैं तो अपनी बाग